तो हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे हो तुम। अब तक के आपने कई सारे एपिसोड में देखा ही होगा कि हम किस तरह से हर जोड़ प्रयास कर रहे हैं कि सभी को एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे लाएं और सभी को एक साथ जोड़ने का कार्य अच्छे से पूरा करें। आई होप आपको हमारी वीडियोस अब तक बहुत पसंद आई होंगी और आप इसी तरह की वीडियोस को देखना ज़रूर चाहते होंगे। इसी के चलते आज हम जिनसे नॉर्मल बातचीत करने वाले हैं वो देहरादून के रहने वाले हैं और काफ़ी समय से म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कई सारे रैप्स भी लिख चुके हैं और उन्हें परफॉर्म भी कर चुके हैं, जिनका देहरा बूम से एक ख़ास ही कनेक्शन है। जो लोग देहरा बूम के बारे में नहीं जानते फिर तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सो आई गेस बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा हम किन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हेमंत सेम्पाओ की, या फिर कहें हेमंत सिंह बिष्ट की। तो दोस्तों, देहरादून की वादियों से उत्तराखंड के एक और हिप हॉप म्यूजिशियन और रैपर हेमंत सेम्पाओ, जिनके साथ हम आज की नॉर्मल बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए अब इंतज़ार कैसा, चलिए शुरू करते हैं। Hello to all of you. This is Hemant Biss aka Sam Pao and I'm a rapper from Dehradun और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यूके हिप हॉप सीन, उत्तराखंड हिप हॉप सीन को सिंस 2016। आपने रैप्स लिखना शुरू कब किया? मैं यही कहूँगा कि लिखने का जो मेरा शौक था वो शायद बचपन से था और मैं पोइट्री और शायरी वगैरह बहुत लिखता था स्कूल टाइम में। बट व्हेन आई हैव हर्ड काली दे नानी वी मियाँ का सॉन्ग, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बॉलीवुड में मैंने कुछ ऐसा सुना ही नहीं, क्योंकि आई लाइक म्यूज़िक बट ऐसा कुछ जो मेरे को प्योर लगा वो कहीं ना कहीं मुझे रैप लगा। और मैंने किसी और रैपर को नहीं सुना, बस सिर्फ वही मियाँ को मैंने सबसे पहली बार सुना। एंड देन आई हैव थॉट कि यार मैं लिखता हूँ तो समथिंग दैट आई कैन कंपोज एंड राइट, दैट इज रैप। तो उसके बाद 2013 से आई हैव स्टार्टेड और सक्सेसफुली मेरे को जम गया, तो अभी मेरे को अच्छा लगता है लिखना। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए कैसे? और उस टाइम पे कल्चर चल रहा था और वो था साइफर का कल्चर। तो काफ़ी ज़्यादा साइफर्स हम उस टाइम पे सुन रहे थे, जैसे बेंगलुरु के और मुंबई के और दिल्ली और चंडीगढ़, लुधियाना साइफर। तो कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर्ड था उनसे और मतलब हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रैपर्स थे उस वक्त भी। तो हमने सोचा कि देहरादून साइफर आ चुका था, तो हमने सोचा एक उत्तराखंड करके एक साइफर निकाला जाए। और कहीं ना कहीं वो एक जो कोशिश थी हम लोगों की वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वो। तो हमने 3-4 रैपर्स जैसे टके शेडी और अनिकेत केडी एंड हम और उसमें 2 रैपर्स और थे, हम लोगों ने मिलकर एक साइफर बनाया और उसमें जो प्रोडक्शन था वो अनिकेत का था। एंड द रिव्यू वाज लाइक बूम। उस टाइम पे वो साइफर आने के बाद से काफ़ी हमें पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले और उसके बाद कंफर्म हो गया कि अब हमको इसी में रहना है और सभी अभी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। तो जर्नी अगर मैं बोलूँगा, स्टार्ट वैसे तो साइफर से होती है, बट अगर एक ओरिजिनल ट्रैक जो मेरा सिंगल था वो आज़ाद था और इन सितंबर आई गेस मैंने 2016 में उसको ड्रॉप किया विद वीडियो। तो वो गाना, क्योंकि इसमें सैमी और एजे करके एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर था, वो हम सब ने मिलके काम किया और अंकित एवोल्यूशन ने उसको शूट किया और अंकित भास्कर ने। और उसके बाद वो गाना जब जैसे ही वो आया और उसके बाद से आज तक लोग उसको सिर्फ इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उसमें जो व्यूज़ थे, लोकेशंस थी, जो उसके लिरिक्स थे वो काफ़ी पंचिंग थे, वो हार्ड था। और कहीं ना कहीं वहीं से मैं कहूँगा कि एक सफ़र की अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद से सफ़र अब तक जारी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक जो भी एक वर्स हो वो शुरू से एंड तक एक स्टोरी को बयां करे और स्टार्टिंग से एंडिंग तक जब मैं कोई वर्स लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि उसको एक अर्थ यानी कि एक मीनिंग निकल के आए, ताकि समझ के उसको और लोग भी उसमें मतलब रिलेट कर सकें। कोई फेवरेट सिंगर है आपका? माय फेवरेट सिंगर इज लकी अली और मोहित चौहान, वन ऑफ माय फेवरेट। और उसके अलावा जो रैपिंग में अगर आप बोलोगे तो मोही मियाँ बाजी, डेफिनेटली मोही मियाँ को तो लाइफ टाइम सुनने, मतलब वो बंदा जब भी आता है कुछ ऐसा करके जाता है जो मतलब
यू वॉन्ट बिलीव कि ये एक राइटिंग स्किल है उसको। मेरे को लगता है कि वो ही इज़ ब्लेस्ड विद द राइटिंग स्किल। तो बोहेमिया को डेफिनेटली, और उसके अलावा डिवाइन, मुंबई रैपर, और सीधे मौत, और भी हैं, बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है अगर आप रैपर्स मांगोगे, बट सिंगर में तो आपकी लाइफ का गोल क्या है आखिर? तो इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ डिसाइड नहीं करता पर्टिकुलर कि कैसा एक मेरा पर्टिकुलर गोल रहेगा लाइफ के लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला इंसान हूँ। तो मैं पहले गोल सेट करता हूँ छोटा, उसके बाद उसको अचीव करने के बाद थोड़ा उससे ऊपर, थोड़ा उससे ऊपर। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। बाकी लेकिन जो मेन है वो यही है कि एक दिन ऐसा आए कि जो मैं गायकी या फिर जो भी मैं करता हूँ, लिखता हूँ, अच्छा, तो वो आगे तक लोग सुने और उसी नाम से मुझे पहचाना जाए। मतलब एक रैप करना और एक रैपर कहलाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक जो बीच का एक दौर है वो कटे जल्दी और मैं एक रैपर कहलाऊँ लोगों की नज़र में, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे पहचाने, और तब मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि शायद कहीं ना कहीं मैंने जो एक अपने लिए हॉबी को एज अ प्रोफेशन मैंने चुनने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं शायद वो मुझे फ़ायदा ही देगा। दैट्स इट। आने वाले सालों के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं? डेफिनेटली एक अभी तक का जो मेरा 2020 का मेरा ये टारगेट था कि मेरे को 10-12 अपने सिंगल ट्रैक और कोलैबोरेशन के साथ एक कोशिश करनी थी कि रेगुलर बेसिस पे मेरे गाने ड्रॉप हो। और 2021 में मेरा टारगेट है कि मैं एक एल्बम लेके आऊँ अपने गानों के साथ। और कोशिश यही है कि पहले एक बार थोड़ा सा मेरे को बूस्टअप मिले मेरे सुनने वालों की तरफ से, और डेफिनेटली मैं ड्रॉप करूँगा अपनी एल्बम इन 2021। इस सभी के पीछे आपकी कोई इंस्पिरेशन तो होगी ही, उसके बारे में ज़रूर बताएं। इंस्पिरेशन जो होती है वो आपके आसपास के लोगों से आपको ज़्यादा मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी गाने को सुनकर इंस्पायर हुआ हूँ या किसी की स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुआ। मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं मेरे को मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे इन लॉज, मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो लोग इंस्पायर करते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और जो सुनने वाले हैं मेरे को मैसेजेस वगैरह जो आते हैं, और जो लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप जो करते हो आपका नज़रिया साफ दिखता है कि आपका पोटेंशियल उसमें थोड़ा सीरियस है, और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि बस उनको एक खुशी मिले, और वही मेरी इंस्पिरेशन है, दैट्स इट। और अपने आप को मैं बस कोशिश करता हूँ कि उनकी नज़रों में हमेशा एक अच्छा लेखक साबित कर सकूँ, दैट्स इट। डिस्क कल्चर के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? डिस्क कल्चर के बारे में मैं बोलूँगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, और किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। तो इसका अगर मैं फुल फॉर्म अगर आपको बोलूँ अपने नज़रिए से, तो मैं बोलूँगा डिस्कशन है जिसका कभी कोई एंड नहीं है। तो इसमें किसी को हम बुरा नहीं बोल सकते या किसी को हम अच्छा नहीं बोल सकते, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा, क्योंकि कभी जब आप किसी की बुराई लिखते हो तो आपको, मतलब जब भी आप कुछ चीज़ लिखते हो तो पहले आपको रिसर्च करना होता है, आपका जो माइंड है आपको सेट करना होता है। अब जैसे आपको कोई पॉजिटिव लिखना है तो आप डेफिनेटली आप पॉजिटिव चीज़ें रिसर्च करोगे। अगर आपको किसी की बुराइयाँ लिखनी है तो आप बुराइयों की तरफ चले जाओ। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक नेगेटिविटी है। और उसके अलावा जो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली इसमें जो बंदा है वो अपना ईगो सेटिस्फाई करता है, वो इस चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आप किसी डिस में घुसते हो तो उसके बाद डेफिनेटली वो चीज़ कंटिन्यू ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला आपको गिरा दे और आप सामने वाले को गिरा दें, और यही चीज़ चलती रहेगी। तो दैट्स काइंड ऑफ अ वॉर। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीज़ों से बचूँ, और जो कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी रिस्पेक्ट है। और सीन तो ऐसे ही चलता है, और ये हिप हॉप है तो यहाँ तो ये चीज़ कल्चर है, तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मैं बुराई नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, और जो नहीं कर पा रहा है वो कोशिश करेगी वो ना ही करे और बचे इन चीज़ों से। आपकी राइटिंग का प्रोसेस क्या रहता है? तो राइटिंग का जो प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं सोचता हूँ,
तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। आप पहले लिख सकते हैं और उसके बाद म्यूज़िक बना सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हुए, आपने फटाफट कुछ लिख दिया, 2-4 लाइनें। मैं ये कहूँगा पूरा गाना ना लिख के आप 3-4 लाइनें लिख लीजिए, कोरस लिख लीजिए, हुक लिख लीजिए, और उसके बाद उस पर कोई अच्छा प्रोडक्शन प्रोड्यूसर आपका बैठे उस पर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, और वो उस पर आपको म्यूज़िक दे, तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप को कहीं और से कोई बीट मिल रही है या किसी के साथ कोलैबोरेशन है और आप उसकी बीट में फ्लो अपना बैठा रहे हो, तो वो भी अच्छा है। बाकी अगर फ्लो के बारे में बोलूँ तो फ्लो जो होता है वो गाना आपको खुद लेके जाता है। कभी आप उसमें मेलोडी भी हो सकते हो, कभी आप उसमें एक ही फ्लो में पूरा कर सकते हो, या फिर आप 3-4 फ्लो एक ही गाने में कर सकते हो। अक्सर ये करता हूँ कि अपने गाने जो है मैं दौड़ते हुए या चलते हुए लिखता हूँ, और मतलब मुझे स्टेप की तरह से मेरे को उस पर किक्स लगती हैं, तो ये मेरा तरीका है। तो इसी हिसाब से मेरे को लगता है कि हर किसी का अपना अपना तरीका है। अगर आप एक रैपर नहीं होते तो क्या होते? रैप नहीं तो क्या, मेरे को लगता है कि मैं कर रहा हूँ एक्चुअल में ये चीज़, क्योंकि रैप भी कर रहा हूँ और मैं जॉब भी कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एज एन आर्टिस्ट। डेफिनेटली यू विल गेट योर ब्राइट फ्यूचर एंड यू विल गेट द मनी फ्रॉम द प्रोफेशन, बट मेरे को वो रिस्क फैक्टर नहीं रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को अपने माँ बाप और अपनी वाइफ को टेंशन फ्री भी रखना होता है कि वो लोग इस चीज़ से दूर रहे। वो लोग ये ना सोचे कि यार एज एन आर्टिस्ट ही can't do anything, he is not growing or something like that। तो इसी तरह से ही चल रहा है मेरे ख्याल से। रैप नहीं तो लिरिसिस्ट के तौर पे मैं गाने लिख सकता हूँ, मैं कहानियाँ लिख सकता हूँ, मैं प्लॉट लिख सकता हूँ, मैं मतलब बीइंग अ लिटरेचर पोस्ट ग्रेजुएट मैं लेखक के तौर पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और अभी तो रैप चल रहा है। गढ़वाली रैपर्स के साथ कोई साइफर या कोलैब का आपका कोई प्लान? साइफर अगर मैं कहूँगा देहरादून और उत्तराखंड में कोई भी साइफर बजेगा और कोई मुझे बोलेगा, अप्रोच करेगा, तो डेफिनेटली मैं ड्रॉप करूँगा उसके साथ कोई भी वर्ड्स। और साइफर हमेशा मतलब लाइफ ऑफ दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम। मतलब मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि मैं साइफर नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए कभी ना नहीं है, क्योंकि वहीं से निकले वहीं से आए हैं, तो वो चीज़ कंटिन्यू हमेशा रहेगी। और साइफर एक किक देता है आपको कि आप 6-7 रैपर्स के साथ आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है, राइट। तो मुझे लगता है कि आप साइफर और जो भी ये कोलैबोरेशन है ये करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं इससे कोई आपको फ़ायदा ही होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि लिखने का जो एक तरीका है वो जितना आप आसपास की चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर लिखते हो उतना कभी आप खुद में खो के नहीं लिख सकते हो, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, बट बाहर जो भी है वो लिमिटलेस है। तो डेफिनेटली मैं साइफर हमेशा करता रहूँगा, कोलैबोरेशन भी हमेशा करता रहूँगा। फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा जब आपने उन्हें बताया कि आप म्यूज़िक को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं? तो फैमिली का जो रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि अच्छा था। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे परिवार वाले मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। माई वाइफ इज़ वेरी सपोर्टिंग। मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ और इन लॉज जो भी हैं वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि डेफिनेटली बेटा अगर आप अच्छा कर सकते हो तो आप अच्छा करते हो और इस चीज़ में कभी रुको। तो मेरे को ऐसा लगता है कि परिवार का पूरा सपोर्ट मिला है उनको, उनकी तरफ से मेरे को कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि ये चीज़ मत करो। मतलब ये ज़रूर सुनने को मिला है कि इसको आप एज अ प्रोफेशन लेके मत चलो, क्योंकि अगर आपको लगता है, अगर वो डेफिनेटली अगर वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इससे पैसा कमा सकते हो तो आप जॉब छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं लगता है आपको, आप श्योर नहीं हो, तो आप जॉब पे कंटिन्यू रहिए। तो वो चीज़ है, वो हमेशा रहेगी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर supporting me for this event. Thank you so much. Goodbye. दोस्तों, हम अपनी नॉर्मल बातचीत के YouTube चैनल पे कई सारे लोगों के बारे में और उनसे छोटी छोटी बातचीत आप तक लेकर आते हैं, और आप जिस तरह से आपका प्यार दिखाते हैं वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जब आप इन सभी वीडियोस पे लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं तो उससे हमारी वीडियोस को बहुत मोटिवेशन मिलता है, और वही मोटिवेशन हमें अगली वीडियो बनाने के लिए उत्सुक करता है। तो इसी तरह से अपना प्यार
और अपना भरोसा हम पर बनाए रखें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई आपकी सजेशन हो तो ज़रूर हमें बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। जो लोग यहाँ कमेंट करने से शर्माते हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे जुड़कर वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। हम आए हुए हर मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हाथ से निकलती लगे विकट, हार को मैं कहता दूर रह तू न चुप, आवाज देता सूर से न आत्मा थी भीतर, वो में इन ख्यालों में सवार भी ना चीचा। मैं खुद से बोला कहाँ से मिलेगी तुझे कामयाबी, अंतर मन से पैर था हिम्मत तुझे खामियां थी। तो कुछ ऐसे ही। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्यार हमेशा बनाए रखिए। सैम पावर प्रोजेक्ट्स के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर प्लीज़ गो एंड वॉच। और कोशिश कीजिए कि आगे भी जो मैं प्रोजेक्ट्स निकालूँ उस पर आपका मुझे पूरा प्यार मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।